हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिविल स्टैप हरियाणा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशांत ओझा और आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट जो कि हमें पूछे गए थे हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन द ईयर 2017 में। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी और एनवायरनमेंट हमसे पूछे जा रहे हैं इन द हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते थे इसकी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे और हम देखेंगे बेसिकली कि किन टॉपिक्स से हमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जा रहे हैं एचसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। सो इफ आई टॉक अबाउट द 2017 एग्जामिनेशन, हमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और जो इन दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है और जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कोर टॉपिक्स हैं, इन सभी से जुड़े हुए 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, डिफिकल्टी लेवल का भी अंदाजा लगाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसी नॉलेज हम लोगों को चाहिए थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चरल टैग। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर का हमारा सब्जेक्ट है एंड दैट टू स्टैटिक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की थ्योरी होती है उस थ्योरी से जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। हमें पता है कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग सीजन है, देयर आर 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स, राइट। और ये जो 3 सीजन्स हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं खरीफ, राबी और ज़ैद। अगर मैं बात करूं खरीफ सीजन की तो ये हमारा मॉनसून के साथ कोइंसाइड होने वाला सीजन है। देन राबी जो हमारे पोस्ट मॉनसून विंटर सीजन आने वाला है उसके साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि मॉनसून के बाद का जो टाइम पीरियड है, राइट, जहां पर हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, और ड्राइनेस थोड़ी बढ़ जाती है, रेनफॉल थोड़ी कम हो जाती है, उस टाइम पर हम रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और जायद का जो सीजन है ये हमारा समर सीजन है, जब टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, बहुत गर्मी रहती है, बहुत ड्राइनेस रहती है, बहुत ज्यादा शुष्क जो है हमारा एटमॉस्फेयर रहता है। और इन तीनों क्रॉपिंग सीजन में ही इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, स्पेशली हमारे हरियाणा और पंजाब का जो रीजन है, यहां पर हम इन 3 मेन सीजन्स के अंदर अपनी क्रॉपिंग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हमें 4 क्रॉप्स दी गई हैं और उन क्रॉप्स के अंदर से सिंपल पूछ लिया गया कि खरीफ, राबी, जायद जो 3 सीजन होते हैं, इन चारों क्रॉप्स में से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस को यहां पर देखें, ऑप्शंस हमें बोले गए हैं मस्टर्ड, सरसों, ज्वार, पैडी दैट इज राइस एंड सोयाबीन। अगर हम पैडी की बात करें, पैडी को हम लोग ग्रो करते हैं मॉनसून सीजन के अंदर, जब हमारा टेम्परेचर हाई रहे, हमारी रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले। इसके बाद ज्वार की बात करें, ज्वार को भी हम खरीफ सीजन के अंदर ही ग्रो करते हैं जब टेम्परेचर हाई हैं और रेनफॉल आपकी ठीक ठाक हो रही है। सोयाबीन अगेन इज अ खरीफ क्रॉप, सोयाबीन को भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं इन दी टाइम पीरियड व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई एंड रेनफॉल इज आल्सो गुड। इन तीनों क्रॉप्स के अलावा जो हमारी मस्टर्ड क्रॉप है, सरसों की जो क्रॉप है, दिस क्रॉप रिक्वायर्स लो टेम्परेचर्स। और अगर आप पंजाब और हरियाणा में हैबिचुअली रिजाइड कर रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में हैबिचुअली आप रहते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सरसों के खेत, सरसों के जो पीले पीले फूल हैं वो हमारे खेतों में कब लहलहाना स्टार्ट करते हैं, जब हमारे सर्दी का मौसम चल रहा होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, विच इज योर राबी सीजन। और राबी सीजन में हमारी व्हीट की क्रॉप ग्रो की जाती है, राबी सीजन में हमारी मस्टर्ड, सरसों की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बहुत इजीली हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान या कितना मुश्किल है हमारे लिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अगेन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट। ब्लैक कॉटन सॉइल्स, हम जब ज्योग्राफी में थ्योरी पढ़ते हैं तो इंडिया के अंदर, पूरे हमारे भारत देश के अंदर मिलने वाले जो डिफरेंट सॉइल के ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके की सॉइल्स, अलग अलग तरीके की जो मिट्टी मिल रही है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं। alluvial soil, black soil, laterite soil, arid soil, all these different soil groups, they are very commonly read by all of us. और अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस हमें बोले गए रीगर, खादर, भाबर, भंगर,
यहां पर करेक्ट आंसर रीगर होना चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं रीगर कॉटन सॉइल, रीगर ब्लैक सॉइल। खादर, भाभर, भांगर, ये क्या है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया, ऑप्शन ए है। खादर, भागर, भाभर एंड भांगर, दीज आर बेसिकली योर डिविजन्स इन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जब हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स की बात करते हैं, जो हमारा प्लेन रीजन है, हिमालय से उतरने वाली नदियों से बना हुआ जो हमारा रीजन है, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही हिमालय से कोई रिवर नीचे आती है, सबसे पहले हमारा जो रीजन बनता है दैट इज योर भाबर बेल्ट, जहां पर हमारे बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं जो हिमालय से नीचे लाए गए थे रिवर्स के द्वारा। उसके बाद हमारा एक तराई रीजन बनता है, तराई में हमारी ग्रासलैंड्स और स्वम्पी एरियाज होते हैं। स्वम्पी एरियाज का मतलब है कि दलदली इलाके होते हैं, जहां पे हिमालय से आने वाली जितनी नदियां हैं वो अपना पूरा वाटर, पूरा जो उनके जल राशि था उन सभी नदियों में, उसको यहाँ इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारे प्लेन रीजन्स हैं, स्पेशली हरियाणा की भी अगर हम बात करें, तो जो नदियों के आसपास जो हमारे प्लेन्स होते हैं, नदियों के जो आसपास जगहें होती हैं, वहां पर नई मिट्टी, जो पानी के साथ नई मिट्टी हिमालय से नीचे उतर के आ रही है, उसको जमा किया जाता है। और कोई भी जैसे नदी, हमारी घग्गर नदी हो, यमुना नदी हो, टोंस नदी हो, हिंडन नदियां हो, जो हिमालय से उतर के नीचे आ रही हैं, इन सभी नदियों के आसपास का रीजन वो उसको हम बोलते हैं खादर, जहां पर हमारी फर्टाइल सॉइल आके डिपॉजिट हो जाती है। और जो पुराने हमारे प्लेन रीजन है उनको हम बोलते हैं भांगर। ठीक है, सो खादर, भाबर, तराई, भांगर, ऑल दीज डिफरेंट नेम्स, दे आर रीजनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट आंसर हमारा बनेगा रेगर, ब्लैक कॉटन सॉइल रेगर है। ये तीनों जो है हमारी सॉइल टाइप है ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि बिल्कुल स्टैटिक थ्योरी से पढ़ा गया क्वेश्चन है। तो अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे हमने, हमें पता चल रहा है कि हरियाणा सिविल सर्विस में अगर हम अपनी ज्योग्राफी के सिलेबस को, जो बिल्कुल स्टैटिक सिलेबस है, एनसीईआरटी से उठाया गया जो सिलेबस है, उसको पढ़ के जाएंगे, कोई अभी तक दिक्कत हमें नहीं हुई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली एंड टर्मरिक? इंडिया के अंदर 4 राज्य हमें दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। पूछा क्या जा रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। चिली और टर्मरिक ये जो 2 ऐसी क्रॉप्स हैं, इनको हम कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, हल्दी और जो मिर्ची है, अलग अलग टाइप की जो चिलीज होती हैं, इनकी अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ये हमारे बिल्कुल स्टैटिक सिलेबस से उठाया गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स को अगर हम फॉलो करते हैं और हमने एग्रीकल्चर को कवर कर रखा है, हर राज्य की खासियत, हर राज्य में उगने वाली जो मेजर क्रॉप्स हैं, जो मेजर उपज है, उसके बारे में अगर हमें पता है, तो कोई भी परेशानी इस क्वेश्चन में भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो चीजें उगाई जाती हैं, क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं, उसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा के साथ लगता हुआ हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर हम शुगर केन ग्रो करते हैं। ठीक है, ईख की बहुत अच्छी खेती होती है। इसके अलावा हम लोग कॉटन ग्रो कर लेते हैं बहुत छोटे हिस्सों में, लेकिन मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर हम ग्रो करते हैं राइस, व्हीट या फिर पल्सेस। ठीक है, बहुत कम हिस्सा ऐसा है उत्तर प्रदेश का जहां पर हमें चिलीज और टर्मरिक ग्रो करने की जगह मिलती है, क्योंकि ज्यादातर हिस्से पर हम लोग ने ईख यानी कि गन्ना उगाया है, या फिर चावल उगाया है, या गेहूं उगाया हुआ है, अलग अलग तरीके की दालें हम लोग ग्रो करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल अगेन पैडी कल्टीवेशन, राइस की कल्टीवेशन बहुत डोमिनेंट है। इसके अलावा जूट की कल्टीवेशन बहुत डोमिनेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर। नॉर्थ वेस्ट बंगाल में जाओ, वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है, वहां पर आप पढ़ेंगे कि चाय उग रही है। ठीक है, टी की अच्छी कल्टीवेशन होती है, व्हीट की अच्छी कल्टीवेशन होती है, राइस की तो पूरे वेस्ट बंगाल में कल्टीवेशन हो रही है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र 2 हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कैश क्रॉप्स बहुत ज्यादा ग्रो की जाती हैं। इसमें से आंध्र प्रदेश शुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली एंड टर्मरिक, ये जो खेती हो रही है वो हो रही है आंध्र प्रदेश के प्लेन रीजन में, जहां पर कृष्णा गोदावरी नदियां आकर एक बहुत फर्टाइल जो है प्लेन एरिया बनाती हैं, वहां पर आपकी सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हो रही है।
सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आंसर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अगर हम एग्री का सीधा सीधा सिलेबस कवर कर लें तो उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्रॉप वो कौन सा स्टेट है, तो वहां पे आपको ये चीज भी कवर हो जाएगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं होने वाली अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पोडू, बीवार, पेंडा are the local names in various parts of India to denote what kind of cultivation। तीन नाम दिए गए हैं, पोडू, बीवार, पेंडा। ये जो तीनों नाम हैं, इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर तरीके की खेती करने के स्टाइल को इन तीन नामों से संबोधित किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इंडिया के अंदर हम जो एक एग्रीकल्चरल स्टाइल है, एक खेती करने का, एग्रीकल्चर करने का एक तरीका है, उसको हम तीन अलग अलग नामों से जान रहे हैं। वो तीन नाम हमें दे दिए, हमें बताना है वो स्टाइल कौन सा है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो क्या हमें इन सभी चारों टर्म्स का बीच का डिफरेंस पता है कि अलग अलग ये जो टर्म्स है इनका क्या मतलब है? इंटेंसिव का क्या मतलब है, एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, शिफ्टिंग और प्लांटेशन का क्या मतलब है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम एक सिंगल क्रॉप उगाते हैं एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर, और साल दर साल बहुत लंबे टाइम के लिए हम एक ही क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी इस बारे में डिस्कशन कर लूं, प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लांटेशन में आपकी बहुत सारी क्रॉप, जैसे कि आपके बनाना या बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स हैं, रबर है, स्पाइसेस, टी, कॉफी, ये जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए, एक ही क्रॉप को हम बार बार ग्रो कर रहे हैं। आम के बाग हैं, इसको बाग बगीचा भी बोल सकते हैं। आम के बाग होते हैं, अलग अलग मसालों के, सब्जियों के बाग होते हैं, तो वहां प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया। इंटेंसिव एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर कितना केमिकल इनपुट डाल रहे हैं, मतलब कितने ज्यादा इनपुट्स डाल रहे हैं, कितनी खाद, कितने इंसेक्टिसाइड, कितने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इरिगेशन कैसा कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एग्रीकल्चर को इंटेंसिव या एक्सटेंसिव कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका होता है जिसको हम बोल रहे हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोल रहे हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रीजन्स जहां पे फॉरेस्ट्स हैं, वहां पे कोई ग्रासलैंड है, उसको कट करके वहां पे जो भी वेजिटेशन था, जो भी पेड़ थे, उनको जला करके राख को वहीं मिला दिया जाएगा जमीन के अंदर, और वहां पर कुछ सालों के लिए खेती की जाएगी। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों के कल्टीवेशन के बाद उस जगह को खाली छोड़ के दूसरे लैंड के पार्सल पे मूव कर जाएंगे, और वहां पे फिर से हम स्लैश एंड बर्न करेंगे, शिफ्टिंग करते रहेंगे। एक जगह सिर्फ हमारा खेत नहीं होगा, जो खेत होगा उसको हम बदलते रहेंगे अलग अलग जगहों पे। दिस इज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसको इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, स्पेशली इन दी स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न पूरा जो हमारा इंडिया है, जो जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशंस रह रही है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, मेघालय के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, देन साउथ इंडिया के जो ट्राइबल डोमिनेटेड हिली एरियाज हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जा रही है। और अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज, ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती हैं, और वो अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को संबोधित करते हैं, जिसमें पोडू, बीवार, पेंडा अलग अलग नाम है। एंड करेक्ट आंसर आपका बन जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस इज ऑल्सो योर स्टैटिक सिलेबस, एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टैटिक हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने इजीली सॉल्व किया यूजिंग आवर नॉलेज, जो हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान अर्जित करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन 5th, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस इन अ ईयर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला भी है, लेकिन किसी भी इंसान को जिसने तैयारी अच्छे से कर रखी है ज्योग्राफी की, इंडियन फिजियोग्राफी की, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी, राइट? तो किसी को भी ये क्वेश्चन को समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंडिया की 2 सिटीज हमें ऑप्शन में दी गई हैं, दिल्ली, चेन्नई, श्रीनगर, दार्जिलिंग, नागपुर एंड कलकत्ता। पूछा क्या गया है, मिड डे सन, यानी कि जो आपके दिन का सबसे ऐसा पॉइंट है जब सन आपके बिल्कुल ऊपर होता है, यानी दिन का बीच का हिस्सा। अगर आपके एक दिन में 24 आवर्स में सनलाइट यानी डे टाइम जो है, जब दिन हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, 7 घंटे है, 8 घंटे है, 9 घंटे है, उसकी जो एकदम बीच वाला समय है,
उस टाइम पर, मिड डे टाइम पर सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो, ऐसा साल में सिर्फ एक बार होना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर करना है अगर हमें, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अबाउट द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। हम ये चीज हमारी ज्योग्राफी के सिलेबस में पढ़ते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ को हम बांट रहे हैं इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? और जो हमारा सन है, सन की मूवमेंट कैसे होती है, सन साल के 2 दिन जिसको हम नाम देते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब आता है, मार्च के मंथ में, सितंबर के मंथ में। इन 2 दिनों पे, इक्विनॉक्स के दिन, सन इज ओवर इक्वेटर, और उसके बाद जो सन है उसकी एपरेंट मूवमेंट होती है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। ऑन द डे ऑफ समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस कब आता है, जून के मंथ में। एंड द विंटर सोलिस्टिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मार्च के समय सन इक्वेटर के ऊपर होगा, फिर उसके बाद सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि समर सीजन चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये गर्मी का सीजन है, समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सन आएगा बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंचेगा समर सोलिस्टिस जून के महीने में। उसके बाद दोबारा सन वापस साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और सितंबर 3 महीने बाद पहुंचेगा इक्वेटर के ऊपर दोबारा। अब जो है गर्मियां कम होनी स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे नॉर्थ में, और सर्दी स्टार्ट हो गई है। अब सितंबर के बाद ये पूरा सन जो है साउथ में चला जाएगा, साउथ में जाएगा दिसंबर तक। इट विल बी ओवर योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अच्छी खासी सर्दी पड़ेगी नॉर्थ में, यहां पड़ रही है गर्मी। फिर दिसंबर के बाद दोबारा मार्च तक ये सन ऊपर जाएगा। तो ये जो एपरेंट मूवमेंट होती रहती है, ये एक बार मूवमेंट हम समझ जाते हैं तो फिर इंडिया के क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर कर सकते हैं? इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया कुछ इस तरीके से लोकेटेड है दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ आवर कंट्री। तो इंडिया लगभग इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इंडिया में ऐसी कितनी लोकेशंस हैं जहां पे सन साल में सिर्फ एक बार हमारे सर के ऊपर होगा। तो अगर मैं इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले सारी लोकेशंस देखूं, जहां पर हमारा राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, राजस्थान के नॉर्थ वाला जितना इंडिया का हिस्सा है, कभी भी सन ओवरहेड नहीं होता है, ठीक है। सन कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं आता है। सन सबसे ज्यादा नॉर्थ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यानी जो भोपाल का रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहां तक सबसे ज्यादा सन आएगा आपके सर के ऊपर। इसके बाद साउथ में दोबारा मूव करेगा। तो अगर मैं सिटीज को देखूं, जो भी सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, एक बार भी सन उसके सर के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जितनी सिटीज हैं, वहां पे साल में 2 बार सन आपके सर के ऊपर आएगा, एक बार नॉर्थ जाते वक्त, एक बार वापस साउथ जाते वक्त। तो सिर्फ एक बार सन आपके सर के ऊपर आए, ये तभी हो सकता है जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही लोकेटेड हो, कि इस दिन समर सोलिस्टिस के दिन सन आपके ओवरहेड हो, बाकी टाइम ओवरहेड ना हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कोई भी सिटी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी। यहां पे वंस की जगह ट्वाइस होता, तब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ वाली जितनी भी सिटीज हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लोकेटेड हैं, इनको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते थे। बट सिर्फ एक बार पूछा गया है, तो हमें सिर्फ वो सिटीज देखनी है जो इस लाइन के ऊपर लोकेटेड हों। ऐसी सिटीज कितनी दी गई हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर, वो देख लेते हैं। दिल्ली, चेन्नई। दिल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी ऊपर है, चेन्नई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफी नीचे है। नहीं, आंसर नहीं बन सकता।
श्रीनगर, दार्जिलिंग, दोनों सिटीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में सिचुएटेड हैं। नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, सन कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। नागपुर, कोलकाता, कोलकाता जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लोकेटेड है, लेकिन कोलकाता में आपका जो सन है 2 बार ओवरहेड होगा, नागपुर में भी सन जो है वो 2 बार ओवरहेड होगा। नॉट आवर आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आंसर आप बिल्कुल इजीली कर सकते थे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि वंस इन अ टाइम, वंस इन अ ईयर ओवरहेड होने के लिए सन के आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होना होगा, तभी सन सिर्फ एक बार आपके सर पे आएगा, अदरवाइज या तो 2 बार सर पे आएगा या फिर एक बार भी ओवरहेड नहीं आएगा। क्लियर? सो दिस क्वेश्चन a bit tricky, a bit difficult, but I will not say कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। ज्योग्राफी की तैयारी जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सन के अपरेंट मूवमेंट के बारे में, समर सीजन विंटर सीजन के बारे में। वो चीज आपने अगर पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने ज्योग्राफी जो है वो ठीक से नहीं पढ़ी। लेकिन मैं जानता हूं आप जितने भी ब्राइट एस्पिरेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी कंप्लीटली एंड ऐसे क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड मैप्स। वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस, नेम्स ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पूछा क्या गया है, युकाटान स्ट्रेट जॉइंस विच 2 कंट्रीज। सबसे पहले तो जब हम स्ट्रेट की बात करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। यहां पे टर्म यूज की गई है जॉइन की, यहां पे सेपरेट भी यूज हो सकता था। तो युकाटान स्ट्रेट कौन से 2 देशों को अलग करता है, कौन से 2 देशों के बीच में युकाटान स्ट्रेट आता है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस है मेक्सिको क्यूबा, इटालियन अल्बेनिया, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया मलेशिया, राइट। अब अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो, एटलस है आपके पास, तो खोल के बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या है, अगर आप अच्छे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, अच्छे से आपने एचसीएस की तैयारी की हुई है, ये सभी ऑप्शंस में कौन से स्ट्रेट की बात की जा रही है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तब भी युकाटान जो है ये आपका मेक्सिको और क्यूबा के बीच में लोकेटेड एक वाटर बॉडी है। if you look at the map of Central America, इस तरीके से हमारा जो सेंट्रल अमेरिका है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज योर कैलिफोर्निया पेनिनसुला, राइट, दिस इज योर फ्लोरिडा पेनिनसुला, दिस इज योर युकाटान पेनिनसुला, ये है आपका कैरिबियन सी, और यहां पर आपका क्यूबा कंट्री लोकेटेड है। ये जो बीच में वाटर बॉडी है, दिस इज योर युकाटान स्ट्रेट। युकाटान स्ट्रेट, तो युकाटान स्ट्रेट आपका मेक्सिको और क्यूबा इन 2 कंट्रीज को अलग अलग करता है, ठीक है। कौन सा सी है बिटवीन इटली एंड अल्बेनिया? देखो एटलस के अंदर क्या ये एड्रियाटिक सी है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरेस स्ट्रेट आती है, और इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में आपका मलक्का स्ट्रेट आता है। करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट है। मैं नहीं कहता कि सभी को ये आंसर पता होना चाहिए मेक्सिको क्यूबा का, लेकिन हम जब भी यूपीएससी या फिर एचसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपको एटलस पढ़ना है। एटलस पढ़ना है, इसका मतलब है कि एटलस के अंदर जो वाटर बॉडीज दी गई हैं, कोई सी है, गल्फ है, बे है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, उसका एरिया नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में कोई और दूसरी चीज नहीं पूछी जाएगी, बस इतना पूछा जाएगा कि मैप में वो चीज कहां है, क्या आप वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। युकाटान स्ट्रेट कौन से 2 देशों के बीच में? इसी तरीके से क्वेश्चन उल्टा करके बोला जा सकता था कि कोई आइलैंड कौन से सी में है, कौन सी कंट्री किस ओशन के साथ, किस सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, कोस्ट शेयर करती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को आंसर करने हैं और बहुत इजीली आपको जो है मार्क्स मिलेंगे एचसीएस के अंदर, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट आई विल नॉट से इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को इजीली आंसर करके आ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता कि मेक्सिको क्यूबा हमारा आंसर होगा,
तो आपको एटलीस्ट अगर आपने मैप अच्छे स्टडी किया है, इस 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो। आपको पता होना चाहिए इटली अल्बानिया के बीच में मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, यहां पर युकाटान स्ट्रेट नाम की कोई चीज नहीं है, आप बी ऑप्शन एलिमिनेट करते। आपको ये पता होना चाहिए इंडोनेशिया मलेशिया बिल्कुल इंडिया के नेबर में आते हुए 2 कंट्रीज हैं, यहाँ पर अंडमान सी है, साउथ चाइना सी है, जावा सी है, युकाटान स्ट्रेट हमने आज तक नहीं सुना। ये ऑप्शन एलिमिनेट करते, 2 आपके पास करेक्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचते, उसमें से एक चुनना होता आपको। यहां भी आपका 50-50 का एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाता कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्लियर? सो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन तरीका पे बाद में आए। सबसे पहले तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम ही ना लगे। क्वेश्चंस में टाइम लगाओ पॉलिटी के, जहां पे कुछ याद किया है उसको कंफ्यूजन है उसको सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं जो 6 हमसे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस? नाउ लुक एट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अपने एक्सिस पे अर्थ क्या कर रही है? 4 ऑप्शन दिए गए, रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है, स्पिन करना है, सर्कम नेविगेट करना है। राइट? सर्कम नेविगेट का मतलब क्या है कि किसी चीज का चक्कर लगाना, किसी एक पर्टिकुलर चीज की सर्कमफ्रेंस पे ट्रेवल करना। रोटेट का मतलब क्या है? अपनी जगह पे घूमना। ठीक है? रिवॉल्व का मतलब क्या है? जैसे सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगाती है तो वो अर्थ का रेवोल्यूशन है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना। देन स्पिन्स और रोटेट्स, ये बहुत ही आपस में मिलती जुलती सी हमें टर्म लग रही है। स्पिन का मतलब है घूमना और रोटेट का मतलब भी है घूमना, लेकिन जब हम ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट रोटेट्स, इट डज नॉट स्पिन। ठीक है? स्पिनिंग जो है वो सिर्फ एक्सिस पे नहीं होती, स्पिनिंग के सिर्फ एक एक्सिस नहीं होता, स्पिनिंग के 2 या 3 या उससे ज्यादा एक्सिस हो सकते हैं। एक एक्सिस पे आप क्या करते हैं? सिर्फ रोटेशन करते हैं। एनसीईआरटी का पहला लेसन जब हम एस्ट्रोनॉमी की बुक खोलते हैं, चैप्टर खोलते हैं, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। बच्चों वाली चीजें हमसे पूछी जा रही है इन द एचसीएस एग्जाम, लेकिन क्यों पूछी जा रही है समझो, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने का इरादा है। थोड़ी जल्दबाजी कर दी, आप स्पिन लगा के आ जाओगे, आप समझ के आओगे कि अच्छा रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, आप रिवॉल्व लगा के आ जाओगे। नहीं, ये सही सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। टाइम कम से कम लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। राइट? सो इसलिए रोटेशन हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, how many million square kilometers to the surface area is the surface area of the earth? Now these are some questions जो मुझे पर्सनली लगता है कि डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसको भी आंसर कर देंगे। क्यों डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन? लुक एट दी ऑप्शंस, 550 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 520 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सुनने में ये जो पूरी टर्म्स हैं बहुत आसपास हमें लग रही हैं। 500, 510, 520, 550 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात है, यानी कि 500 और 510 में 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है। तो अर्थ का जो सरफेस एरिया है हमें बुक्स में पढ़ना होगा, और ये अलग अलग बुक्स में जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देखने को मिल सकती है। सो ऐसे केसेस में जो हमारी स्टैंडर्ड स्कूल बुक्स एनसीईआरटी बुक्स हैं हम उन पे भरोसा करते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द सरफेस एरिया। नाउ अगेन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सरफेस एरिया। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ इतना राउंड फिगर एरिया कैसे हो सकता है? एरिया इतना भी नहीं है, एरिया 510 ना होकर के इसमें कुछ स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा कम है, लेकिन हमने राउंड फिगर कर दिया है। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि डिफिकल्टी है, आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो बहुत क्लोज हैं वो आंसर करने पड़ेंगे, और ऐसे नंबर्स याद करने में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किल होती है। तो यहां मैं मानता हूं कि जो एचसीएस में क्वेश्चन पूछा गया ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स को लग सकता है, बट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया है, बेसिक तैयारी एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, एडवांस बुक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? अगर आप बेसिक बुक्स नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आंसर किया। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में? हम बताएंगे 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया मैच द फॉलोइंग। 4 हमें डिफरेंट लोकेशंस दी गई हैं, 4 स्टेट्स दिए गए हैं, मैच करना है कोई लोकेशन कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है जी? अब यहां ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरा एक पर्सनल तरीका होता है, लुक एट दी ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शंस को पहले देखो, ऑप्शंस में अगर कोई ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो समझो कि हाँ ये ट्रेंड ज्यादा सही होने के चांस है। जैसे यहां इस क्वेश्चन के अंदर हर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अलग अलग ट्रेंड है। 1 को डी, ए, सी, बी सबके अलग अलग चीजों के साथ मैच किया गया है।
टू को सी डी ए सी अलग अलग चीजों के साथ मैच किया गया है, बी सी बी डी अलग अलग चीजों के साथ। तो कोई ट्रेंड हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, बट स्टिल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कोई मैच ढूंढो जिसको आप श्योर शॉट जानते हो कि सही है या श्योर शॉट जानते हो कि गलत है। यहां पर हम बात करें पेंच। पेंच एक बहुत फेमस लोकेशन है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और वहां पर टाइगर्स की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से। ये जगह काफी मशहूर है। 2 को हम सी के साथ मैच कर सकते हैं। देन कोटिगांव। कोटिगांव यहां पर अगर आप थोड़ा सा इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और लोकेशंस के बारे में जानकारी रखते हैं, बहुत इजीली बता सकते हो गोवा में कोटिगांव आएगा। गोवा में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो एंड होती हैं, जिनका नाम खत्म होता है गांव से। मारमा गांव, कोटिगांव, बालेन गांव, बहुत सारे ऐसे गांव। ये गांव जो है वो बेसिकली गांव का जो कि एक टर्म है जो महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, गोवा में यूज की जाती है। हर घर के हर जगह के लास्ट में गांव लगा होता है, जैसे बाद लगा होता है, पुर लगा होता है, उसी तरीके से गांव लग जाता है। तो ये कोटिगांव गोवा में आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो 4 को मैंने ए से मैच किया, 2 को मैंने सी से मैच किया। 4 को ए से मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, 4 इज मैच्ड विद ए, 2 इज मैच्ड विद सी, वो भी हमें दिख रहा है, यहां करेक्ट है। बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट आंसर हमें पता चल गया ऑप्शन ए है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन के अंदर कोटिगांव को 4 को हमने ए से मैच नहीं किया है। सिंपल, अगर आप ये चीज देखते आपका आंसर निकल आता। कंफ्यूज होने के लिए आपको क्या दिया गया, उदयपुर और राजस्थान। बहुत सारे लोग सोचेंगे उदयपुर राजस्थान में, लेकिन ये जो उदयपुर है वो दूसरा उदयपुर है। उदयपुर एक से ज्यादा लोकेशंस हैं। जो राजस्थान का उदयपुर है उसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, और ये दूसरा उदयपुर है, ये उदयपुर बिहार में लोकेटेड है। पेंच आपका राजस्थान में लोकेटेड है। केला देवी ये लोकेटेड है आपका राजस्थान के अंदर। केला देवी, केला देव के नाम से एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान। सो ये करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में हमें देखिए क्या बताया गया। कॉलम 1 में हमें निक नेम्स दिए गए हैं, different kinds of nicknames which are there, Falcon capital, Orchid state, gateway to east, land of the hill people। और दूसरी तरफ हमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन डिफरेंट स्टेट्स की यहां पर जो है बात की गई है। सो अगर हम निकनेम्स से स्टेट्स को कोरिलेट करने की कोशिश करें तब हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोबारा से एक बार ऑप्शन पे नजर डालें, 1B, 2C, 1A, 1D, 2D, 2A, 2C, 2B। कोई ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, राइट। तो कोई हेल्प नहीं मिल रही यहां से। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट बोलूंगा क्योंकि मुश्किल है कि आपको सभी स्टेट्स का निकनेम पता हो। लेकिन ये भी HCS का एक पुराना पैटर्न है। डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स, रिवर्स, इंडिया के अंदर जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनका निकनेम क्या है उसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन अक्सर आते रहे। यहां पर अगर हम बात करें फैल्कन कैपिटल, सो कौन से राज्य को हम फैल्कन कैपिटल के नाम से जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये मेरे मैथ में थोड़ी गलती हो गई, नॉर्थ ईस्ट में दिस इज योर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, एंड दिस इज योर असम, एंड दिस इज योर अरुणाचल। ठीक है, नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों फैल्कन कैपिटल बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ बर्ड स्पीशीज नेम्ड एज अमूर फैल्कन।
अमूर फैल्कन एक शिकारी पक्षी है, बर्ड ऑफ प्रे है, और ये फैल्कन जो है एक माइग्रेटरी बर्ड है, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करता है और समर और विंटर के मंथ में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर जाता है। यूजुअली अमूर फैल्कन चाइना के नॉर्दर्न हिस्से में, रशिया के ईस्टर्न हिस्से में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियां आती हैं तो चाइना के नॉर्थ में, रशिया में बहुत ज्यादा ठंड, बहुत कड़क सर्दी पड़ती है, तो ये जो बर्ड्स हैं साउथ की तरफ फ्लो करते हुए इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर से फ्लाई करते हुए अफ्रीका की तरफ निकल जाते हैं, और बीच में ऑब्वियसली आराम करने के लिए ये जो फैल्कन्स हैं एक जगह रुकते हैं, और नागालैंड इतनी एक सुटेबल लोकेशन पे लोकेटेड है कि यहां पर ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ अमूर फैल्कन विद इन अ फ्यू डेज हजारों अमूर फैल्कन बर्ड्स आकर के अपना डेरा बनाते हैं, और सिर्फ कुछ हफ्तों में ही ये जो पूरा बर्ड्स का जो जमावड़ा लगा हुआ है, हजारों लाखों अमूर फैल्कन बर्ड्स आके वहां रुकी हुई हैं, 1-2 महीने में सारी बर्ड्स वहां से गायब होकर दोबारा अफ्रीका की तरफ चली जाती है। और नागालैंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बहुत समय पहले ये ट्राइबल कम्युनिटीज इन बर्ड्स का शिकार करते थे मीट के लिए या फिर गेम के लिए, शौक के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि जो अमूर बर्ड्स हैं कितनी ज्यादा इनकी जरूरत है हमारे इकोसिस्टम को, और नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटीज ने इन बर्ड्स को कंजर्व करने का फैसला लिया है, और इसलिए नागालैंड को हम बोल रहे हैं अमूर फैल्कन कैपिटल। मैंने आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, लेकिन सीधा आंसर भी मैं आपको बता सकता था दैट नागालैंड इज योर अमूर फैल्कन कैपिटल, फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है। देन मिजोरम, मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम, ये 3 शब्द हैं मिजो भाषा के जो कि यहाँ के लोग बोलते हैं, और इस मिजोरम का मतलब अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, मिजोरम का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है लैंड ऑफ हिल पीपल। राइट, तो एक तो चीज मैं आपको फिर बता दूं कि भारत के सभी प्रदेश, जितने राज्य हैं, जितने स्टेट हैं, उन स्टेट का नाम क्या है और क्यों है, किस चीज पे उनका नाम पड़ा है। हरियाणा का नाम हरियाणा है तो क्यों है, पंजाब का नाम पंजाब है तो उसका क्या मतलब है, बिहार है तो उसका क्या मतलब है, नागालैंड है तो समझ आ रहा है ना मतलब क्या है, नागा ट्राइब्स की धरती। मिजोरम का मतलब क्या आपको समझ आना चाहिए, अगर ये चीज पता होती तो ये निकनेम आपको पता चल जाता बहुत इजीली। ठीक है, सो मिजोरम इज योर लैंड ऑफ हिल पीपल। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश एक हिमालय स्टेट है, यहाँ पर आपकी हिमालय रेंजेस हैं, बहुत हाई माउंटेन रेंजेस हैं, नैरो हिमालयन वैलीज हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होती है अरुणाचल प्रदेश में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। सर्दी के समय जो तापमान है वो भी बहुत गिर जाता है। एक्सेलेंट कंडीशंस हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चिड्स और ऑर्किड्स। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। ऑर्किड्स इज अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, खूबसूरत फूल निकलते हैं ऑर्किड के प्लांट के, और इसको डेकोरेशन के लिए, इसको सेलिब्रेशंस में यूज किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत अच्छी डिमांड है, और इंडिया का हाईएस्ट ऑर्किड प्रोडक्शन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इसीलिए इसको लैंड ऑफ ऑर्किड्स भी बोला जा रहा है। ठीक है, देन मणिपुर, गेटवे टू ईस्ट। हालांकि कुछ जो जगह हैं वहां आसाम को भी गेटवे टू ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि इंडिया से अगर नॉर्थ ईस्ट आना है तो आसाम के थ्रू होके आप आते हैं, लेकिन अगर इंडिया से ईस्ट की तरफ जाना है, आपको म्यांमार, थाईलैंड की तरफ होके जाना है वाया लैंड, तो ये मणिपुर एक बहुत सुटेबल लोकेशन है। तो करेक्ट, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जो हमारा फैल्कन कैपिटल है, दिस इज योर नागालैंड, 1 इज मैच्ड विथ बी, ऑर्किड स्टेट इज मैच्ड विथ डी, गेटवे टू द ईस्ट इज मैच्ड विथ ए, and land of the hill people is C, BDAC, BDAC, correct option is our option A, ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, आई एग्री, और ये क्वेश्चन सभी के बस की बात नहीं थी, ये भी मैं मानता हूं। तो हमें 10 क्वेश्चन जो हमने अभी तक देखे हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, इसमें से दूसरा क्वेश्चन शायद कह सकते हैं ऐसा हमें मिला है जो बहुत मुश्किल हो सकता था आपको आंसर करना, लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि 10 में से 8 क्वेश्चन बहुत सिंपली हम लोग आंसर करते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर ज्योग्राफी में एफर्ट लगाओगे, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का, राइट। नेक्स्ट अप, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। द ओशनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इर्रेगुलरली पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सरफेस टेंपरेचर ओवर द, नाउ लिसन, ओवर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। एक ओशन करंट का नाम बताना है हमें, उसके बाद कुछ कहानी दी हुई है। अभी मैं इस कहानी पे ध्यान नहीं देता, आप भी मत दो, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा ध्यान से एक बार पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में कुछ चीजें सिर्फ हमें डराने के लिए लिखी गई हैं। इर्रेगुलरली पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सरफेस टेम्परेचर ओवर, अब ओवर कहां बोला, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का
पूर्वी हिस्सा, और वो भी ट्रॉपिकल हिस्सा, इक्वेटर के आसपास का जो पैसिफिक ओशन है ऑन द ईस्टर्न साइड, यानी कि जो हमारा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहां पे जो रीजन है दिस इज योर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। तो पूछा क्या गया है कि यहां ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में कुछ विंड सरफेस टेम्परेचर में गड़बड़ हो रही है, तो कौन सा हमारा करंट है जो यहां पर फ्लो कर रहा है। ऑप्शन दिए गए हम्बोल्ट, अल नीनो, कैनरी करंट, अगलहास करंट। तो अब देखो, इरेगुलरली पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सरफेस टेम्परेचर, ओवर ट्रॉपिकल ईस्टर्नी फैशन, ओशन करंट। कैनरी करंट हमारे कहां मिलता है, अटलांटिक ओशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड वाटर करंट है जो अटलांटिक ओशन में मिल रहा है। कैनरी करंट यूरोप, स्पेन के कोस्ट पे आपको कैनरी करंट मिलता है। एगलहास करंट अगेन अटलांटिक ओशन में, साउथ अफ्रीका का जो अटलांटिक कोस्ट है वहां आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अल नीनो, अल नीनो क्या है, अल नीनो इज अ कंडीशन, अल नीनो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो क्रिएट होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली पैसिफिक ओशन के अंदर। हम्बोल्ट करंट, ये वो ओशनिक करंट है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इरेगुलर वेरिएशन इन विंड्स एंड सरफेस टेम्परेचर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। नाउ बहुत सिंपल ट्रिविया है, बहुत सिंपल फैक्ट्स है। जब भी हम पढ़ते हैं हमें पता है कि कौन सा वर्ल्ड का जो डेजर्ट है सबसे बड़ा है, कौन सा वर्ल्ड का डेजर्ट है जो सबसे ठंडा है, कौन सा वर्ल्ड का डेजर्ट है जो सबसे ड्राई है। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये जो दो डेजर्ट है हमारे एशिया में लोकेटेड है, राइट। दिस इज लोकेटेड इन अफ्रीका, लार्जेस्ट डेजर्ट है। और जो एटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, नो डाउट स्टिल नाउ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया कोस्ट लाइन मेजर्स। इंडिया की कोस्ट लाइन, इंडिया का जो तट है, कितनी टोटल लंबाई है इंडिया के कोस्ट लाइन की, ये हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस आर वेरी क्लोज अगेन टू ईच अदर, सो अगेन आई विल से दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा स्कोप है, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, इतने सारे आपके सामने क्वेश्चंस हैं, कईयों का आंसर आपको आता है, कईयों का नहीं आता है, तो स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी हाई होता है और कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन में भी आप गलती कर सकते हो। तो यहां तो एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर्स बहुत आसपास दे रखे हैं, 7416, 7515, 7516 एंड 7316। ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट भी जान के बनाए गए। 7515.6, 7516.6, 1 किलोमीटर का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे। 1 किलोमीटर इंडिया के तट को नापने में गलती भी हो जाएगी तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। बट करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7516 इज योर करेक्ट आंसर। ये जो पूरा डेटा है ये हमारी बुक्स के अंदर पूरा मेंशन करके रखा हुआ, एनसीईआरटी की बात करिए या दूसरी बुक्स की बात करिए। सो क्वेश्चन का आंसर सी है, लेकिन मैं अगेन जानता हूं कि यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में गलती के आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने पढ़ा है ये नंबर, ठीक है 7516, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको लगा कि यार 16 याद आ रहा है, बीच में शायद 3 था, या फिर मुझे 751 याद आ रहा है, बाद में शायद 5 था, तो कंफ्यूजन ज्यादा होने के चांस हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो बन जाते हैं नेगेटिव मार्क्स। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर जो है वो हमारे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, द माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द रिवर्स। रिवर्स के नाम दिए गए, तापी इन गुजरात, महानदी उड़ीसा, बेटवा इन उत्तर प्रदेश, कोयना इन महाराष्ट्र। अगेन अ क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, तभी आंसर कर पाओगे, ज्यादा गेस वर्क नहीं कर सकते इसमें। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मीडियम टू डिफिकल्ट, राइट। सो इफ यू नो द आंसर कि माता टीला प्रोजेक्ट कहां लोकेटेड है, तब तो बहुत इजीली आंसर कर दोगे। अदरवाइज आपको कोई ऐसा क्लू नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, आपका कोई थ्योरी हेल्प नहीं कर पाएगी आंसर करने के लिए। करेक्ट आंसर है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बेटवा नदी फ्लो करती हुई आती है, और वहां पर बेटवा के ऊपर हमने माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 2005। 2005 में एक नया ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर किया गया था। अगेन ऑप्शन देखिए, एरिस, एरिन, एरोस, एरिक। एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि जब भी हम एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी के एकदम शुरुआत में, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन, डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं, और जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स में हम पढ़ते हैं प्लूटो के बारे में,
ड्वार्फ प्लेनेट है हमारा सेरेस, जो कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बारे में मतलब हम सिर्फ इनका नाम जानते हैं। प्लूटो कहाँ है, सेरेस कहाँ है, एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। हाउमिया, अगेन प्लूटो के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिसमें एक हाउमिया है, मेकनेक है और है एरिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एरिस। एरिस हमारा एक प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि अगेन हमारी कुइपर बेल्ट में, जो नेपट्यून के बाद का जो आउटर सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वहां पर लोकेटेड है एरिस। और ये एरिन, एरोस, एरिक, ये जो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टर्म्स दी गई। क्लियर? सो हमने देखा ये जो 15 क्वेश्चन हमसे पूछे गए ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे, इंडिया के अंदर जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका निकनेम से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। इसके साथ ही जो इंडिया की फिजियोग्राफी है, डिफरेंट रिवर्स हैं, डिफरेंट जो लैंड मासेस हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस भी हमने देखे कि अर्थ की रोटेशन से जुड़ा, सीजन से जुड़ा, सोलर सिस्टम से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा टॉपिक है जो ज्योग्राफी से पूछा गया। एग्रीकल्चर के स्टैटिक पार्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हम, वहां से हमें जरूर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कौन सी क्रॉप किस सीजन की क्रॉप है। मेजर क्रॉप जैसे व्हीट, पैडी, राइस, व्हीट, पैडी, पल्सेस, मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कॉटन, शुगरकेन किस कंडीशन में ग्रो किए जाते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिक एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम के बारे में पता हो, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पता हो, छोटी बड़ी बातें, छोटा प्लैनेट कौन सा है, बड़ा प्लैनेट कौन सा है, हल्का प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर सन से, सबसे पास सन के, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर मैप, एटलस, एटलस की स्टडी आपको अब से लेकर के जब आपका हरियाणा सिविल सर्विस का प्रीलिम एग्जाम अगर होता है तब तक एटलस आपको लगातार देखने की जरूरत है। इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप दिन में 5-10 मिनट बस आपको डिनोट करने हैं। एटलस पे एक बार नजर मारेंगे 5-10 मिनट के लिए और ये चीज रिपीट करेंगे हर दिन, तो बहुत इजीली आपकी पूरी एटलस कवर हो जाएगी और आपको कोई भी लोकेशन आइडेंटिफाई करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये डिस्कशन यहां पर कंक्लूड होता है। और अगेन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दैट हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, आई विल नॉट से इट इज वेरी इजी एग्जाम, बिल्कुल भी इजी एग्जाम नहीं है, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम भी हमारे लिए नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन है आपके अंदर, अनुशासन है आपके अंदर, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं अभी तक हमें देखने को मिला है हरियाणा सिविल सर्विस में जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बहुत कम एस्पिरेंट उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए या फिर आपको तुक्का लगाना पड़ा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जो पढ़ा हुआ होगा और उसमें आपकी तैयारी बहुत मैटर करेगी, उसमें आपके सोर्सेज बहुत मैटर करेंगे और उसके लिए हमारा सिविल स्टेप हरियाणा का जो चैनल है ये भी आपकी मदद में लगा हुआ है। बाकी सभी क्वेश्चंस जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हरियाणा के, वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस कंटेंट का फायदा उठा सकें। आप भी जब एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा सा और कंपटीशन हो, थोड़ा और मजा आए हमें एग्जाम देने में, तभी जो है हमारे अंदर का बेस्ट टैलेंट निकल के सामने आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।